गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एमए फाइनल का 5th पेपर मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं। पिछले 2 वीडियो मैंने व्यवहारवाद के बारे में बनाए थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए अब मैं आपसे उत्तर व्यवहारवाद के बारे में बात करूंगी। जैसे आप व्यवहारवाद को फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, इसी तरीके से उत्तर व्यवहारवाद को भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। हमें बस इसका थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करना है। तो मैं शुरू करती हूँ उत्तर व्यवहारवाद। स्टूडेंट्स, उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का अगला चरण, एक प्रक्रिया, सुधार आंदोलन तथा नवीन दिशा है। इसे उत्तर व्यवहारवादी क्रांति भी कहा गया है। डेविड ईस्टन ने जिस प्रकार व्यवहारवाद की विशेषताओं का औपचारिक प्रतिपादन किया, उसी प्रकार 1969 में अपने अध्यक्षीय भाषण में उत्तर व्यवहारवाद की व्याख्या की। यह उत्तर व्यवहारवाद बदलते हुए व्यवहारवाद का सूचक है। इसके 2 नारे हैं, कर्म तथा संगति। यह व्यवहार विज्ञानियों ने से समाज की तत्कालीन समस्याओं, संकटों और चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनके समाधान ढूंढने की मांग करता है। अर्थात शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में संगतिपूर्ण होना चाहिए। साथ ही वह राजनीतिक विचारकों से मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ भाव से अलग रहकर अध्ययन कराने के बजाय स्वयं उनको समाज की रक्षार्थ आगे आने के लिए आह्वान करता है। उन्हें मानव मूल्यों की रक्षार्थ कर्म करने का मंत्र दिया गया है। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ। व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज और विश्व अनेक संकटों और समस्याओं से घिर गया, जैसे परमाणु युद्ध का भय, अमेरिका में गृह युद्ध, बढ़ती हुई निरंकुशता, वियतनाम में अघोषित युद्ध, जनसंख्या विस्फोट, प्रदूषण आदि। किंतु राजनीति का शुद्ध विज्ञान बनाने की आड़ में उन्होंने समाज के प्रति अपने दायित्व की अवहेलना की। व्यवहारवाद स्वयं अपनी मूल्य निरपेक्ष आस्था, प्रविधियों आदि का शिकार हो गया। उसकी वैज्ञानिकता के 3 आदर्श रहे हैं: विश्वसनीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए तकनीकी कुशलता, मौलिक शोध कार्य तथा मूल्यों का पूर्ण बहिष्कार। इन तीनों का समाज की समस्याओं के तत्काल समाधान के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था। ईस्टन ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में उत्तर व्यवहारवाद के 3 स्रोत बताए हैं। पहला है राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने के प्रयत्नों के प्रति असंतोष। दूसरा है भावी समस्याओं का समाधान ढूंढने की उत्कृष्ट इच्छा। तथा तीसरा है एक बौद्धिक प्रवृत्ति तथा राजवैज्ञानिकों के समूह के रूप में संचालित आंदोलन। उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन में शुद्ध राजविज्ञानी एवं शास्त्रीय विचारक दोनों ही शामिल है, किंतु इसे परंपरावाद का पुनरुत्थान नहीं समझ लेना चाहिए। यद्यपि परंपरावाद एवं उत्तर व्यवहारवाद दोनों ही व्यवहारवाद के कटु आलोचक हैं, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद की उपलब्धियों और विशेषताओं को बनाए रखना चाहता है। वह उसे यथास्थिति से उठाकर आगे ले जाना चाहता है। ईस्टन ने कहा है कि यह प्रतिक्रिया न होकर क्रांति है। इसमें यथास्थिति नहीं वरन नया स्वरूप उभर रहा है। यह सुधार है, प्रति सुधार नहीं। इसे किसी एक विचारधारा या विचारवाद से संयुक्त करना भी गलत होगा। इसमें सभी प्रकार के लोग शामिल हैं: कट्टर पद्धति विज्ञानी, मूल्यवादी, अनुदार एवं उदार राजविज्ञानी, वामपंथी, दक्षिणपंथी आदि। डेविड ईस्टन के कारण उत्तर व्यवहारवाद की जो विशेषताएं बताई है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताई है। उसमें पहली है तकनीक से अधिक
सार वस्तु का महत्व। ईस्टर्न कहते हैं उत्तर व्यवहारवादी तकनीकों का महत्व तो स्वीकार करते हैं, परंतु व्यवहारवादियों की तरह उनके अंदर लीन होने की बात पसंद नहीं करते। वे सार वस्तु के संकलन में तकनीकों की सहायता से आगे उनकी बात नहीं करते। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान की शोध में तकनीक की तुलना में सार वस्तु को अधिक उपयोगी माना जाना चाहिए। अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास करना उपयोगी है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह उद्देश्य है जिसके लिए इन उपकरणों को प्रयोग में लाया जा रहा है। इस तरह वे व्यवहारवादियों के तकनीकों पर अत्यधिक जोर के बजाय केवल उनकी सीमित उपादेयता स्वीकार करते हैं और इसको भी सार वस्तु के संदर्भ में उपयोगी करार देते हैं। अतः वे तकनीक से पहले तथ्यों का महत्व मानते हैं। दूसरी जो विशेषता है वह है सामाजिक परिरक्षण की बजाय सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवादी सामाजिक परिरक्षण पर बहुत बल देते थे। इसके मुकाबले में यह सामाजिक परिवर्तन की प्रधानता स्वीकार करते हैं। अतः शोध परिरक्षण उन्मुखी नहीं होकर सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित होना चाहिए। इसको स्वीकार करते हैं, इससे समस्याओं के निदान का मार्ग प्रस्तुत होता है और व्यवहारवादियों की तरह समस्याओं के प्रति आंख मूंद कर बैठने की स्थिति नहीं उत्पन्न होती। तीसरी जो विशेषता है वह है राजनीति की क्रूर यथार्थताओं के प्रति सचेतता। राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष की खोज में व्यवहारवादी यथार्थ से पूरी तरह नाता तोड़ चुके थे, जबकि यह राजनीति के प्रति सचेत ही नहीं बल्कि वास्तविक राजनीति की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने अध्ययन विश्लेषण के संचालन की बात करते हैं, जिससे समस्याओं के निदान में योग दे सके। अगली जो विशेषता है वह है मूल्य के महत्व को स्वीकारना। व्यवहारवादियों की मूल्य निरपेक्षता की निरर्थकता स्वीकार कर यह राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों का पुनर्वास करते हैं। यह मानते हैं कि मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती है। इनके अनुसार राजनीतिक मूल्यों का बहुत अधिक महत्व है और वैज्ञानिकता के नाम पर राजनीतिक अध्ययन से मूल्यों को अलग नहीं किया जा सकता। इनसे ही राजनीति की उद्देश्यपूर्णता बनी रहती है और सारा अध्ययन चिंतन समाज के साध्यों से संगत बना रहता है। जो पांचवी विशेषता है वह है बुद्धिजीवियों का दायित्व। बुद्धिजीवी राजनीतिक खेल के तमाशबीन नहीं रह सकते। उन्हें सामाजिक अभियंत्रण के लिए आगे आना है। समाज में उनकी एक भूमिका है। बड़े कामों को पूरा करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। अतः सभ्यता के मानवीय मूल्यों के संरक्षण में अधिक से अधिक प्रयत्नशील होना उनका प्रमुख उत्तरदायित्व है। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति शास्त्री यदि अपने आप को सामाजिक समस्याओं से अलग रखेंगे तो वे केवल ऐसे तकनीकवाद और यंत्रवादी बनकर रह जाएंगे जो समाज के साथ खिलवाड़ में लगे हुए हैं। अतः उत्तर व्यवहारवाद में बुद्धिजीवियों को विशेष दायित्व संभालने के लिए ललकारा गया है। अगली जो छठी विशेषता है वह है क्रियानिष्ठता। ज्ञान की क्रियात्मकता नव व्यवहारवाद का मूल मंत्र है। ईस्टर्न के शब्दों में जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व, अपने हाथों में लेना, और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में अपने को लगा देना। वे चिंतनोन्मुखी ज्ञान के स्थान पर क्रिया उन्मुखी ज्ञान का आग्रह करते हैं। अंतिम जो विशेषता है सातवीं वह है सबके राजनीतिकरण की वांछनीयता। राजनीति को उत्तर व्यवहारवादी दूर से देखने की बात की बजाय राजनीति को घर में आने देने की बात करते हैं। सबका राजनीतिकरण उनके अनुसार वस्तु स्थिति के अनुकूल है। वे राजनीति से
उदासीन रहने से होने वाले नुकसानों के प्रति संवेदनशील है। सबका राजनीतिकरण ही इनसे बचने का एकमात्र साधन है। अतः वह बुद्धिजीवियों को राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ नहीं, राजनीति के प्रति प्रतिबद्ध करने का लक्ष्य रखते हैं। वे राजनीतिक शक्ति का जबरदस्त ताकत को स्वीकार कर इसके रचनात्मक प्रयोग के लिए अध्ययन विश्लेषण की मांग करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं उत्तर व्यवहारवाद के मूल्यांकन की। व्यवहारवाद का यह रूप कई दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गया। यद्यपि इसके अस्तित्व का काल बहुत ही सीमित रहे, फिर भी इसकी उपलब्धियां उभर कर स्पष्ट होने लगी है। प्रकृति, लक्ष्यों, प्रवृत्तियों और संरचनात्मक संकल्पनाओं की दृष्टि से अगर व्यवहारवाद परंपरावादी राजनीतिक दृष्टिकोण में सुधार लाने वाला रहा है, तो उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिकता के कल्पना लोक में लोप होने से बचाने वाला आंदोलन कहा जा सकता है। उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद के लिए जो कुछ किया, उसे समझने के लिए हमें सैद्धांतिक व्यवहारवादियों द्वारा सकारात्मक व्यवहारवादी मान्यताओं की आलोचना के उन आधारों को देखना होगा जिनसे इन दोनों में मौलिक मतभेद उत्पन्न हो गए थे। सैद्धांतिक व्यवहारवादी इस आधार पर आलोचना कर रहे हैं कि सकारात्मक व्यवहारवादी प्रमुखतः मानव व्यवहार के सामान्य अथवा नियमित गुणधर्मों में रुचि ले रहे थे। दूसरा, राजनीतिक घटनाओं के भावनात्मक वर्णनों की उपयोगिता और सत्यता को तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे थे। तीसरा, यथार्थताओं को प्रतिमानों के कठोर शिकंजे में जकड़ने का निरर्थक प्रयास कर रहे थे और इसी प्रकार अपनी शोध की सार्थकता के संबंध में अपने को भ्रम में डाल रहे थे। चौथा, एक ऐसी कृत्रिम शब्दावली का आविष्कार कर रहे थे जो संचारण के मार्ग में रुकावट डाल रही थी। पांचवा, नीति निर्माण के संबंध में उपयोगी सुझाव देने में वह पूर्णतः असमर्थ थे। आप लोग जानते हैं कि द्वितीय महायुद्ध के बाद विश्व की परिस्थितियां बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी। ऐसे समय में जो नव स्वतंत्र राष्ट्रों, अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी या एशियाई राष्ट्रों की जो समस्याएं थी, उनके समाधान करने में व्यवहारवाद पूर्णतः असफल रहा था। उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद की इन कमियों को न केवल दूर किया, वरन ऐसे उद्देश्य लक्ष्य निर्धारित किए गए कि किसी को कोई महत्वपूर्ण शिकायत नहीं रह गई। व्यवहारवाद के कट्टर आलोचक परंपरागत राजनीति शास्त्री ही माने जाते हैं, किंतु उन्होंने व्यवहारवादी दृष्टिकोण की मूलतः दो मान्यताओं को ही अपनी आलोचना का निशाना बनाया था। एक तो ज्ञान की प्रासंगिकता का अभाव और दूसरा उसमें क्रियानिष्ठता की कमी। उत्तर व्यवहारवाद में उनकी यह शिकायत दूर कर दी गई और राजनीतिक ज्ञान की प्रासंगिकता और क्रियानिष्ठता को स्पष्टतः स्वीकार कर लिया गया। सैद्धांतिक व्यवहारवादियों की सकारात्मक व्यवहार से उक्त वर्णित 5 शिकायतें भी अब नहीं रह गई थी। इस तरह उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन में राजनीति विज्ञान के सभी विद्वानों को एक ऐसा व्यापक दृष्टिकोण प्रदान कर दिया जिसमें सबके मतभेद खत्म हो जाते हैं। इस नए आंदोलन ने राजनीतिक चिंतन, विश्लेषण और अध्ययन को एक ऐसा आवरण दिया जिसमें उनमें समन्वय स्थापित हो गया। इस तरह राजनीति विज्ञान के अनेक उपक्षेत्रों, तुलनात्मक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, लोक प्रशासन और क्षेत्रीय अध्ययनों को राजनीति का व्यावसायिक बिंब रखते हुए अपनी अलग पहचान के लिए प्रोत्साहित किया है। इसने राजनीति विज्ञान में नई नई संकल्पनाओं व प्रविधियों को अपनाने की छूट तो दी, पर ऐसे प्रयत्नों की सीमाओं को भी इंगित किया। कुल मिलाकर उत्तर व्यवहारवाद आधुनिक राजनीति विज्ञान को सही अर्थों में वैज्ञानिक शास्त्र बनाया। तो बच्चों, हमने इस वीडियो में उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं, अर्थ तथा उसकी आलोचना के बारे में
जाना। धन्यवाद।